साथियों, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, और इसके 2 पैराग्राफ हैं किताब में। और हमारा टॉपिक है, हमने मैसूर, टीपू सुल्तान और हैदर अली के बारे में पढ़ लिया और अब हम करने जा रहे हैं मराठों से लड़ाई। मराठों से लड़ाई में यहाँ 2 पैराग्राफ हैं। पहले ये समझाया गया है कि मराठाओं की स्थिति क्या थी और दूसरे में ये बताया गया है कि अंग्रेज़ों के साथ उनकी लड़ाइयाँ हुई और वे कमज़ोर होते चले गए। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है कि भाई मुग़लों के बाद भारत में जो नई शक्ति के रूप में उभर रहे थे वे थे मराठा। और एक निर्णायक युद्ध होता है जिसे हम पानीपत की तीसरी लड़ाई के रूप में याद रखते हैं, 1761। ये अंग्रेज़ों के साथ नहीं हुआ, यहाँ ये भी आप ध्यान रखें। और इस युद्ध में मराठाओं की पराजय होती है और इस पराजय का नतीजा ये होता है कि उनका दिल्ली से देश का शासन चलाने का सपना चूर चूर हो जाता है। जब मुग़ल दिल्ली से भारत के बहुत बड़े हिस्से पर शासन कर रहे थे तो उसके बाद जो सत्ता में आने वाले लोग थे वो मराठा हो सकते थे, लेकिन इस लड़ाई ने उसे बदल दिया। तो आपको लड़ाई याद रखनी है, 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई। साथ ही उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। अब कई राज्यों में बांट दिया गया, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले। इन राज्यों को मिलाकर बना राज्य मंडल, जिसे इंग्लिश में कन्फेडरेसी कहते हैं। तो एक राज्य मंडल बना, कई राज्यों का समूह। तो 4 राज्य हैं यहाँ और 4 राज्य हैं सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले। आप इन्हें याद करने के लिए थोड़ा सा शॉर्ट नेम भी बना सकते हैं। सिंधिया SHGB। तो सर्वोच्च मंत्री इन चारों के ऊपर पेशवा, और पेशवा पुणे में रहता था। इम्पोर्टेंट है, ये व्यवस्था स्थापित हुई पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद। और इस पैराग्राफ में 2 बड़े योद्धा और राजनीतिक जो पेशवा हैं या मराठाओं से संबंधित हैं, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस, इन्हें हम याद रखेंगे। तो ये है पहले पैराग्राफ में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, दोबारा आप समझें। पानीपत की तीसरी लड़ाई में ये हार जाते हैं। हारने के बाद इनका राज्य 4 राज्यों में बढ़ जाता है, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले। इन सब का एक सर्वोच्च मंत्री है जिसे पेशवा कहा जाता है और ये पेशवा पुणे में रहता है। अब ये व्यवस्था समझ ली गई 1761 की लड़ाई। इसके बाद इनकी जो लड़ाई है वे अंग्रेज़ों के साथ होती है। अंग्रेज़ों के साथ एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, यानी कि मराठा एक के बाद एक युद्ध हारते गए, कमज़ोर पड़ते गए। और पहला युद्ध 1782 में साल भाई संधि के साथ खत्म हुआ। तो यहाँ 1761 पानीपत की लड़ाई और उसके बाद साल भाई की संधि जो हुई है अंग्रेज़ों और कंपनी और मराठाओं के बीच। साल भाई की संधि याद रखें 1782। यहाँ 1782 में संधि हो रही है और वहीं 1782 में टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बनता है। आगे इसके बढ़ते हैं, हम देखते हैं ये साल भाई की संधि के साथ युद्ध समाप्त होता है जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 5 कई मोर्चों पर लड़ा गया, एक जगह नहीं, कई मोर्चों पर। मराठाओं में एक खास विशेषता थी, ये छापा मार युद्ध या गुरिल्ला युद्ध जिसे कहा जाता है, ऐसा युद्ध किया करते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और
यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। देखिए यहाँ महाराष्ट्र से लेकर उड़ीसा, और ये अगर विंध्या और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, यमुना नदी जो गंगा की सहायक नदी है, तो आगरा और दिल्ली ये अंग्रेजों के कब्जे में आ गए दूसरे युद्ध में 1803 से 1805 के बाद। अंततः 1817 और 19 के तीसरी अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठाओं की ताकत पूरी तरह से कुचल दी गई और पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के बिठूर में भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। ये महाराष्ट्र का एरिया था और मराठा इतने शक्तिशाली थे कि वो दिल्ली के नज़दीक से होते हुए यहाँ उड़ीसा और बंगाल तक आसपास के जितने भी क्षेत्र थे सब तक इनका शासन चलता था और कई राजा इनसे घबराए भी रहते थे और ये उनसे कर वसूला करते थे। मुगलों के बाद एक शक्ति भारत में शक्ति के रूप में उभर रहे थे, लेकिन पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 में होती है और उसके बाद मराठा और अंग्रेज़ों के बीच 3 युद्ध 1817 से 19 में उनकी पराजय होती है और विंध्य के दक्षिण का क्षेत्र उनके हाथ से निकल जाता है। पेशवा को कानपुर भेज दिया जाता है, जिसमें आप देखेंगे कि नाना साहेब जो पेंशन लेते हैं और वो पेंशन बंद कर दी जाती है। 1857 की क्रांति में उनका अहम रोल है। तो ये हमने देखा मराठाओं से लड़ाई। साथियों, अगला टॉपिक है हमारा सर्वोच्चता का दावा, पैरामाउंटेंसी। यहाँ ध्यान रखें कि हम अब अपने अध्याय के अंतिम पड़ाव की तरफ पढ़ रहे हैं, तो उसमें सर्वोच्चता का दावा ये जुड़ा हुआ है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल रहे हैं 1813 से 1823। इनके नेतृत्व में एक नई नीति आई जिसे कहा गया सर्वोच्चता की नीति। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, यानी कि सबसे ऊपर है। अब वो जो चाहेंगे दूसरों को मानना पड़ेगा। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। या तो हमारी बात मानो, अगर नहीं मानोगे तो आपके क्षेत्र को कंपनी के शासन क्षेत्र में मिला लिया जाएगा। ऐसा उन्होंने अपना अधिकार मान लिया, क्योंकि अब हमें कोई हरा नहीं सकता। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही। कहने का मतलब है, पहले वो घबरा रहे थे सीधी लड़ाई से, व्यापारिक हितों को मजबूत करना चाहते थे, लेकिन अब वो यहाँ राजनीति में शामिल हो गए और अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा लिया, राजस्व में वृद्धि कर ली, तो अब वो सर्वोच्चता का दावा ठोकने लगे। वर्तमान में अगर आप माने तो जैसे अमेरिका जिस देश में चाहे कार्रवाई करना और अपने हितों की रक्षा करना, तो किसी की नहीं सुनता। ठीक ऐसी ही स्थिति उस समय कंपनी की थी। लेकिन ये सर्वोच्चता का दावा भारतीयों को स्वीकार नहीं था। एक जगह नहीं, कई जगह उसके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई और अंग्रेज़ों से लड़ाई भिड़ी। उसका जीता जागता उदाहरण है, यहाँ 2 नाम लिखे हुए हैं, रानी चेन्नम्मा और चौकीदार रायना। ये कित्तूर की रानी थी जो कर्नाटक में है। अब अंग्रेज क्या चाहते थे कि वो छोटे से राज्य को कब्जे में लेना चाहते थे, लेकिन रानी चेन्नम्मा ने उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई।
रानी चेन्नम्मा। एक लाइन का स्टेटमेंट इन क्वेश्चन आ सकता है सीधे। रानी चेन्नम्मा कौन थी, कहाँ की थी, ये भी स्पष्ट रूप से आपको याद रखना चाहिए। दूसरा नाम है इसी में चौकीदार रायना का। चौकीदार रायना वहीं कित्तूर के संगोली के ही थे और उसके बाद उन्होंने प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। ये लाइन इनके साथ जुड़ी हुई है, इम्पोर्टेंट बन जाती है। और आखिरकार उन्हें भी अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया और 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध यहीं समाप्त नहीं होता है, ऐसे कई उदाहरण इस किताब में हमें आगे को पढ़ने को मिलेंगे। आदिवासियों ने जो भी उनके पास हथियार थे उनसे ही इनका प्रतिरोध प्रारंभ कर दिया। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि भारत का जो पश्चिम का हिस्सा है, जहां पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान माने जाते हैं, उस समय ये तो भारत का ही हिस्सा था। तो यहाँ सिंध और ये अफ़गानिस्तान। अब अंग्रेज़ों को ये डर था कि यहाँ से रूस के नज़दीक है ये अफ़गानिस्तान, तो रूस की ताकत से ये घबराए हुए थे। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी और कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले। इस उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। तो 1838 से 42 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई अफगानिस्तान उस समय हुई और बहुत इम्पोर्टेंट जगह है ये भी अफगानिस्तान। 1838 से लेकर 42 तक काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी और वहाँ अप्रत्यक्ष सीधे नहीं इनडायरेक्टली शासन स्थापित कर दिया गया। किसी को गद्दी पर बैठा दिया गया और उसे छोड़ दिया गया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। इसके बाद ये क्षेत्र है पंजाब का और पंजाब उस समय शक्तिशाली था और यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी शासन व्यवस्था बना रखी थी और अंग्रेज जब तक रणजीत सिंह जिंदा थे तब तक इस क्षेत्र में उनका प्रभाव नहीं दिखा। और जब 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुईं और आखिरकार 1849 में अंग्रेज़ों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। हमने देखिए मैसूर को पढ़ा, कर्नाटक, मराठा, फिर अफ़गानिस्तान, सिंध, पंजाब, ये क्षेत्र इनके प्रभाव में आ गया, कंपनी के प्रभाव में आ गया। अब जो अंदर की रियासतें हैं उनको विलय नीति के तहत कंपनी मिलाने का कार्य करेगी। साथियों अब देखते हैं विलय नीति। अभी हमने इससे पहले सर्वोच्चता की नीति लॉर्ड हेस्टिंग्स, अब ये मैचिंग में आ सकता है। सर्वोच्चता की नीति लॉर्ड हेस्टिंग्स, विलय नीति द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी, वो 1813 से 23 तक और ये महाशय आते हैं 1848 से 56 तक। ये भी नई नीति लेकर आते हैं। अंग्रेज़ों का पेट नहीं भरता, इतने बड़े क्षेत्र पर शासन कर लिया, अभी भी उनका पेट नहीं भरा
और अब वो नए नए तरीके निकालने लगे। तो एक नया तरीका ये निकाला विलय नीति का, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या है ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। लड़की हो उससे मतलब नहीं है, लड़का अगर नहीं है, लड़का नहीं है राजा के, तो वो शासन अपने आप ब्रिटिश कंपनी के कब्जे में आ जाएगा। इसी को कहा गया विलय नीति, और ये नीति लेकर आए लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, सॉरी। अब देखेंगे एक एक करके उन्होंने कैसे कई रियासतों को कंपनी के भूभाग में मिलाया। सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853, झांसी 1854 और आखिरकार 1856 में अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। और उसको नियंत्रण लेने के पीछे तर्क दिया गया कुशासन का, कि भाई यहाँ का शासन अच्छे से नहीं चल रहा है, इस कारण से कुशासन से आज़ाद कराने के लिए वे कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसीलिए अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अब देखिए इतनी सारी घटनाएं घटती हैं, नवाब परेशान, जमींदार परेशान, किसान परेशान, वनों में रहने वाले लोग परेशान। तो एक माहौल ऐसा बनता है कि सबका शत्रु एक है और वो है ये कंपनी, अंग्रेज। तो इसी की परिणति होती है 1857 का विद्रोह। नवाब को सत्ता से हटा दिया गया। वहाँ की जनता इस बात को लेकर नाराज थी। सिस्टमेटिकली आप इसे याद रखें, लास्ट में अवध है, तो अवध आपको याद रहना चाहिए 1856। अब देखिए हम चले थे प्लासी का युद्ध 1857 से, और आ गए हम विलय नीति के बाद 1757 से 1857, 100 साल लग गए। 100 साल में कंपनी ने साम दाम दंड भेद हर नीति से इस पूरे उपमहाद्वीप को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया। देखिए आज यहाँ कितने सारे देश हैं, बर्मा यानी कि म्यांमार, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। देखते देखते नक्शा बदल गया। अब इसे आपको याद करना है सिस्टमेटिकली। सतारा और संबलपुर SS, उदयपुर, नागपुर और झांसी। शॉर्ट फॉर्म में अगर आप याद करना चाहते हैं तो सुंजा। सुंजा क्या? सुंजा विलय नीति की कहानी सुंजा। अपने तरीके से जैसे भी याद कर लें। सतारा सबसे पहले याद रखें, सतारा, और फिर अवध लास्ट का याद रखें 1856। ये है विलय नीति। एक चित्र दिया गया है यहाँ पर संबलपुर के वीर सुरेंद्र साय का चित्र, और उसके ऊपर एक चित्र है महाराजा रणजीत सिंह का दरबार। और फिर अगले पेज पर 3 चित्र दिखाए गए हैं, किस तरह से 1797 से लेकर 1897 तक भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा बदलता जाता है।